भाग 18। हम लोग रिसेप्शन पर पहुंचने ही वाले थे कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और उससे पूछ लिया, तुम जाग क्यों रही हो? खुशी प्लीज़ मत जाओ। और इसके साथ ही मेरी आवाज़ और कदम दोनों ही थम गए। वह भी वहीं रुक गई और उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, कुछ दिनों की बात है और फिर मुझे इस तरह से जाना नहीं पड़ेगा। मैं पूरी तौर पर तुम्हारी होऊंगी। उसके इस लफ्ज़ों में इतना प्यार था मानो अब से वह हमेशा के लिए मेरा ध्यान रखने वाली थी। मुझे पता है, उसने कहा, अब चलो, इससे पहले कि गिरीश का एक और फ़ोन आ जाए। हाँ, रिसेप्शन पर हम फिर नीरू और गिरीश से मिले। वे चेहरे के हाव भाव से खुशी को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो वह सुनना चाहते थे उसे ध्यान हटाते हुए वह मुस्कुराती रही। होटल के बाहर खड़ी टैक्सी जाने से पहले हम लोग कुछ मिनट और वहीं खड़े रहे। बूंदाबांदी हो रही थी। वह बैठ गए और टैक्सी पीछे मुड़ गई। वे जा रहे थे। मैं और मेरी आंखें बाई खिड़की की ओर देख रही थी जहां से वह मुझे हाथ हिला रही थी। उस दिन उसकी आखिरी झलक देखने के लिए मैं लगभग सड़क के पीछे आ गया। फिर सड़क के आखिरी सिरे से टैक्सी दाईं ओर मुड़ गई और वह ओझल हो गई। लेकिन ओह, मुझे हल्की बारिश अच्छी लग रही थी और मैंने ऊपर आकाश की ओर देखा और उसको धन्यवाद देने के लिए। वैसे वह दिन वही ख़त्म नहीं हुआ। कुछ मिनटों बाद मैं अपने कमरे में था, अपनी जीत की खुशी में मनाता हुआ, और वह गीत गुनगुनाते हुए, पहला नशा पहला कुमार। ठीक फिल्म की तरह मैंने अपना बायां पैर बिस्तर पर रखा और दाएं पैर से ज़मीन पर कूद गया, स्लो मोशन में। बस एक ही फ़र्क रहा, मेरी वह कूद इतनी सफल नहीं रही और मैंने टीवी के पास रखा शीशे का गिलास तोड़ डाला। ज़मीन पर कांच के टुकड़े बिखर गए और खामोशी। मैंने शीशे के सामने खड़े होकर अपनी परछाई को डांट लगाई, देखा तुमने क्या कर दिया। अगले ही पल मेरी परछाई ने मुस्कुराते हुए फुसफुसा कर कहा, नया प्यार है, नया इम्तिहान। मैं पूरी तरह से बेकाबू हो रहा था, यह सोचता हुआ कि मैं किस तरह से दुनिया को बताऊं कि मैं इस समय इस धरती पर सबसे खुश आदमी हूँ। मेरे अंदर की भावना बाहर आने को झटपटा रही थी और पता नहीं कि मैं उसको नहीं पा रहा था या बेहतर संभव तरीके से जश्न मना रहा था। आखिरकार मैंने अपना सेल फोन उठाया और उसको कह डाला, तुम बहुत सुंदर हो, एकदम परफेक्ट। मैं कितना खुशनसीब हूँ, मैं कहता रहा। वह मुस्कुराते हुए सुनती रही। वह अब भी टैक्सी में थी और मैं उसके आसपास खिलखिलाने की आवाज़ सुन पा रहा था। उसने बस इतना कहा, मुझे भी बहुत कुछ कहना है लेकिन कुछ नहीं कह सकती, तुम्हें पता है ना। हमने कुछ देर बातें की और फिर मैंने डिनर के लिए ऑर्डर किया, जो 10 मिनट में आ गया। 10:30 बजे तक मैंने खाना खा लिया और थोड़ी देर में होटल का अटेंडेंट कमरे में आया और खाली बर्तन उठा ले गया। खाना कैसा था सर? उसने पूछा। क्या मैंने सचमुच स्वाद की तरफ ध्यान दिया था? स्वाद की बात तो छोड़िए, क्या मुझे यह भी ध्यान रहा था कि मैंने क्या कुछ खाया था? मैं तो बस उसके चेहरे के बारे में सोच रहा था। वह कैसा लग रहा था जब मैंने उसे अपनी बाहों में भरा था। उसकी आंखें और उसकी खुशबू जो अब भी मेरे सांसों में महक रही थी। लेकिन मैंने जवाब दिया, अरे हाँ, बहुत अच्छा था। उसने प्लेट उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। 11:30 बज रहे थे और मैं सो नहीं सका था, जबकि मैं थका हुआ था। मुझ पर तो एक अलग सी खुमारी छाई हुई थी।
पहली बार मैं प्यार में होने का जश्न मना रहा था। मुझे आसपास की सब चीज़ सुंदर दिखाई दे रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में बस सुंदरता ही बस गई थी। वह भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। मुझे तब पता चला जब आखिर में उसने फ़ोन किया और हम लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। साफ साफ हमारे अंदर जो डर था उनको स्वीकार करते हुए, उनके बारे में बताते हुए। जब हमने पहली बार एक दूसरे को एयरपोर्ट पर देखा तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा था। जब मैं आगे की सीट पर बैठा उसे पीछे की सीट पर छोड़ते हुए, तो उसे कैसा लगा जब मैंने नीरू और गिरीश के जाने के बाद अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया और उसे बाहों में भर लिया। हमारी खुशी, हमारे अंदर का वह जोश अभी भी बाकी था। मुझे याद नहीं है ठीक से कि असल में हम कब सोए। अगली सुबह मैं गिरीश का रास्ता देख रहा था। खुशी ने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि गिरीश किसी काम से दिल्ली आ रहा है और फरीदाबाद लौटते हुए वह मुझे ले लेगा। मैं उसके परिवार से मिलने जा रहा था। हालांकि उसके पापा नहीं मिलने वाले थे, जो उस समय पंजाब में थे। वहाँ के गुरुद्वारे में किसी धार्मिक प्रोग्राम में हिस्सा लेने गए थे। उसका रास्ता देखते हुए मैंने कुछ अजीब तरह की हरकतें करते हुए अपना समय बिताया। आईने के सामने खड़े होकर मैं वह सब बोलने की प्रैक्टिस करता रहा जो उसके परिवार के साथ मुझे अलग अलग स्थानों पर बोलना पड़ सकता था। मैं चाहता था कि मेरे चेहरे के हाव भाव और देह की भाषा ठीक रहे, जिससे उसके परिवार पर मेरा इम्प्रेशन अच्छा चले। इसीलिए मैंने कुछ लाइन बोलने का रिहर्सल भी किया। नहीं नहीं, मेरे घर वालों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी अगर यह शादी के बाद भी अपने कैरियर बनाए रखती है। बल्कि मैं तो शादी भी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह मेरे करियर पर ध्यान देने वाली लड़की है। अपने हाथों से बेहतरीन हाव भाव के साथ पक्का नहीं है कि हम लोग नॉर्थ इंडिया की तरफ जल्दी रहने आएंगे या नहीं, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ। बिल्कुल, मैं खाना बना सकता हूँ। आपको बताऊँ, काम के सिलसिले में विदेश जाने पर मैंने सीखा। मुस्कुराहट के साथ। और इसी तरह की बातें। सुबह के 10 बज रहे थे। कुछ और समय काटने के लिए मैं लाउंज की तरफ चला गया। जब मैं कमरा छोड़ तो नर्वस हो रहा था। इतने सारे नए लोगों के साथ मिलने की नर्वसनेस। मैंने बैठकर अखबार पढ़ा और एक कप चाय पी, जो मेरा एकमात्र नाश्ता था। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी, बल्कि मैं जोश उत्साह से भरा हुआ था। कुछ मिनट के बाद मेरे सेल पर बीप की आवाज़ हुई। उसका एसएमएस था। गिरीश वहाँ 10:15 बजे तक पहुँच जाएगा। तैयार रहना और गुड लक। अब से कुछ ही घंटे में तुम अपने होने वाले ससुराल में होंगे। जैसे ही मैंने उसका मैसेज पढ़ा, मेरे सेल पर की स्क्रीन पर एक नया नंबर चमका। इस बार गिरीश था। मुझे बाहर बुला रहा था। मैं जल्दी से अपनी चाय अखबार को रैक पर रखने और होटल से निकल पड़ा। जल्दी ही मैं क्लासी गाड़ी में था। इसमें कोई शक नहीं कि उसके डैडी बड़े आदमी थे। फरीदाबाद के रास्ते में वह मुझे अपने दादा के बारे में बताता रहा, जो कुछ साल पहले एमएलए रह चुके थे। वह बताता रहा कि उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट ज़मीन जायदाद में है, शेयर्स में है, और मैं हामी में हामी भरता रहा। असल में मैं उसकी बड़ी बड़ी बातों को ध्यान से सुन भी नहीं रहा था। मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि अगले कुछ घंटे में किस तरह से सब कुछ होगा। मैं कभी किसी सास ससुर से नहीं मिला था। जहाँ तक हमारे बाकी रिश्तेदारों की बात है, लड़के के परिवार वाले ही लड़की के परिवार के यहाँ जाया करते थे, लेकिन यहाँ चीज़ कितनी अलग थी। बिल्कुल अकेला था। कई तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आ जा रहे थे। मैं एकदम अकेला हूँ। उफ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। अपने ससुराल वालों से मिलने जा रहा हूँ। क्या मुझे उसकी माँ से एक और बार कहने की ज़रूरत है कि मैं खुशी से प्यार करता हूँ? भगवान का शुक्र है कि उसके डैडी घर में नहीं हैं। मुझे थोड़ी परिपक्वता दिखानी चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। उफ, नागरिक नहीं, एक जिम्मेदार आदमी
जो खुशी को पूरी ज़िंदगी खुश रखेगा। उसका घर कैसा होगा? मेरे घर से बड़ा? क्या कोई मुझसे मेरी सैलरी के बारे में पूछने वाला है? क्या मुझे कुछ हज़ार बढ़ाकर बताना चाहिए? उनके पास एक बड़ी गाड़ी भी है और मेरे पास सिर्फ बाइक, वह तो पल्सर भी नहीं है। ओह, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? बकवास। क्या हुआ? गिरीश ने कहा। नहीं नहीं। पर पहुँच गए। रास्ते में फरीदाबाद की एक बेकरी में पाइनएप्पल केक खरीदा। इसके बारे में गिरीश का कहना था कि वह शहर की सबसे अच्छी बेकरी में से एक थी। लो आ गई आपकी ससुराल। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी से उतर गया और सामने सफ़ेद रंग के घर को देखने लगा। फिर मैं काले दरवाजे को खोल और अंदर घुस गया। वहाँ कुछ पौधे लगे थे जिसमें फूल खिले हुए थे। टाइल वाला बरामदा था। मैंने सामने के दरवाजे को खटखटाया जबकि गिरीश गाड़ी बंद करके आया। किसी ने दरवाज़ा खोला और मैं ये जानने के लिए बेचैन था कि कौन था। उसकी माँ थी। एक बेहद साधारण और अच्छे सूट में वह मेरी माँ की तरह ही साधारण दिखाई दे रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए वह मुस्कुराई और मुझे अंदर आने के लिए कहा। सत श्री अकाल, मैंने कहा और उनके पाँव छूने के लिए झुक गया। सत श्री अकाल बेटा जी, उन्होंने मेरा माथा चूमते हुए कहा। उसकी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। आखिरकार मैं उनकी नज़रों के सामने था। वह पहली बार उस शख्स को देख रही थी जो उनकी प्यारी बेटी को उनसे दूर ले जाने वाला था और उन आँखों में अपनी बेटी के लिए बहुत सारी उम्मीदें थीं, बहुत सारी चिंताएं थीं। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बुलाया। गिरीश भी मेरे पीछे पीछे उनके पैर छूते हुए आया। बैठो बेटा, उन्होंने हम दोनों से कहा। जब हम लोग अपने आप को सर्च करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ठीक तो हूँ और मुझे रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। फिर वह यह कहते हुए कमरे में चली गई कि मैं अभी आई। शायद वह किचन में गई हूँ। उधर ड्राइंग रूम में मैं अपने आप को होने वाले ससुराल के माहौल के अनुसार होने की कोशिश कर रहा था। मुझे कमरे का माहौल अच्छा लगा। कमरे में एक कोने में सेंटर टेबल के चारों ओर सोफ़े और कुर्सियाँ लगी हुई थी। दूसरे कोने में टीवी सेट रखा था और कैबिनेट में बहुत सारे अलग अलग तरह के सजावट के सामान, नकली फूल। एक कोने में मनी प्लांट भी था। सोफे पर कुर्सियों के बीच दीवार पर पेंटिंग टंगी थी जिसके नीचे दाएं और बनाने वाले की साइन थी। मेरे सामने एक बहुत बड़ी लगभग 1 मीटर लंबी पेंटिंग में एक राजकुमार की बारात का चित्र बना था। जो घोड़े पर बैठा था उसकी दुल्हन डोली में बैठी थी और कुछ लोग शहनाई बजा रहे थे। आपको कैसा लग रहा है? गिरीश सोफे पर दूसरी ओर से फुसफुसाया। जो कुछ भी हो रहा था वह उसका मज़ा उठा रहा था। मैं अच्छा हूँ, मैंने खुश होते हुए जवाब दिया। बढ़िया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद कमरे में कोई आया। एक सुंदर लड़की जिसने काली जीन्स और हल्के हरे रंग की टॉप पहनी थी। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।